आज दिनांक 10 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड के विद्यार्थियों को जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक की राष्ट्रीयता की भावना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यातव्य है कि जयशंकर प्रसाद भारत के स्वर्णिम भविष्य की कामना के लिए उसके स्वर्णिम इतिहास के बारे में उल्लेख जरूर करते हैं। गुप्त काल इतिहास की दृष्टि से भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल रहा है और उस गुप्त काल से संबद्ध उन्होंने चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु जैसे नाटकों की रचना की है। जो चंद्रगुप्त नाटक है वह इस दृष्टि से विशिष्ट है कि उसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों का चरित्र राष्ट्रवादी रहा है, एक गुरु और दूसरा शिष्य। इस दृष्टि से वह नाटक राष्ट्रीयता की भावना से विशिष्ट बन गया है। सबसे पहली बात, बार बार प्रश्न होता है कि आचार्य चाणक्य का वहाँ चरित्र प्रधान है या चंद्रगुप्त का। यह अलग प्रश्न है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो राष्ट्रीयता की भावना है चंद्रगुप्त नाटक में, इन दोनों प्रमुख पात्रों ने विशिष्ट रूप से उस भावना को अभिव्यक्त करने का सदप्रयास किया है। यदि नाटक की पूर्व पीठिका के बारे में हम देखें तो यह नाटक आरंभ होता है पोरस की पराजय के पश्चात। सिकंदर ने पर्वतेश्वर, जो पोरस का तत्सम नाम है, पर्वतेश्वर को हरा करके सिंध प्रदेश पर कब्जा कर लिया है और सिंध नरेश ने उस सिकंदर के विरोध के लिए अपनी सेना को संघर्ष कराने के लिए प्रयास किया है। लेकिन उस राजा के नवजुवक बेटे ने, राजकुमार ने अर्थात आम्भीक ने कुछ उत्कोच लेकर वितस्ता नदी का जो छिछला क्षेत्र है उससे सिकंदर को भारत में प्रवेश कराने के लिए निर्देश देता है और इस प्रकार वह सिकंदर का पक्ष ही नहीं लेता बल्कि राष्ट्र के साथ विश्वासघात करता है। सिकंदर की सेना पंजाब के राजा पर्वतेश्वर के साथ युद्ध करती है, वीरता पूर्वक युद्ध करता है पर्वतेश्वर अर्थात पोरस, लेकिन इसकी सेना हार जाती है। मगध का निर्वासित ब्राह्मण चाणक्य उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त हो चुका है। वह अपने विश्वविद्यालय में राष्ट्रवादी विद्यार्थियों का अध्यापन करता है। मूल रूप से वह चाहता है कि हमारे जो राष्ट्र के नवयुवक हैं वे राष्ट्रवादी बने और उन राष्ट्रवादी विद्यार्थियों का वह अध्यापन करता है। सिंहरण उस दृश्य का वर्णन करता है
वो पूछता है कि हमारी सेना इस हुए युद्ध में कैसे हार गई, पर्वतेश्वर की सेना कैसे हार गई। सिंहरण बताता है कि पर्वतेश्वर ने बहुत साहस के साथ युद्ध किया। हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन प्रकृति ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और अंत में वीरता पूर्वक लड़ते लड़ते पर्वतेश्वर और उसके बाद चाणक्य उसे रोक देता है कि चुप रहो, तुम यही न कहना चाहते हो कि वीरता दिखाते हुए अंत में वह परास्त होता है। वीरता का लक्षण यह है कि विजय होनी चाहिए। चाणक्य का निर्देश है कि वीरता तभी मानी जाएगी जब विजय हो, और मैं आज यह संकल्प लेता हूं कि आर्य सेना कभी भी पराजित नहीं होगी। मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। और वह सिंहरण, चंद्रगुप्त, यहां तक कि आम्भीक, राष्ट्रद्रोही आम्भीक की बहन अलका को प्रशिक्षित करता है, अध्यापित करता है अपने विश्वविद्यालय में, और यह कहता है कि भविष्य के लिए मैं चाहता हूं कि भारत कभी परास्त नहीं हो, आर्यावर्त कभी परास्त नहीं हो। इसके लिए एक आर्य सेना जो संयुक्त वाहिनी होगी उसका गठन किया जाए, और उस गठन के लिए वह निर्देश देता है कि मगध का जो निर्वासित नवयुवक है चंद्रगुप्त, इसको संयुक्त वाहिनी यानी आजकल के शब्दों में कंबाइंड फोर्स का नेता चुना जाए और सभी एकजुट होकर के सिकंदर को परास्त करें, जिसके चलते पुनः कोई दूसरा व्यक्ति हमारे राष्ट्र के किसी क्षेत्र पर आक्रमण नहीं कर सकता। वह प्रश्न करता है कि मगध राज्य मजबूत था, उसने क्यों नहीं पोरस की सहायता की। सिंहरण कहता है कि पोरस का कहना था कि मैं वर्णशंकर और कापुरुष मगध नरेश पद्मनंद की सहायता नहीं लेना चाहता। चाणक्य यह कहता है कि वीर का लक्षण यह नहीं है कि वीरता का प्रदर्शन करे, वीर का लक्षण यह है कि वह चतुर होना चाहिए। और कहता है कि अदूरदर्शी नेतृत्व के कारण सबल सेनाएं भी परास्त होती हैं, और हमारा जो नेतृत्व करता है अर्थात पर्वतेश्वर, वह इस मामले में अयोग्य पात्र है, और इसी कारण वह योग्य नवयुवक चंद्रगुप्त को संयुक्त वाहिनी का नेता नियुक्त करता है। वह मगध, मालव, सिंध, मलय इत्यादि क्षेत्रों को कहता है कि अब आप अपनी क्षेत्रीयता की भावना को छोड़ करके राष्ट्रीयता की भावना को स्वीकार करें और संयुक्त रूप से एकजुट हो करके आप संघर्ष करें, हमारा राष्ट्र विजयी होगा। इसीलिए वह जो सेना गठित करता है उस सेना का नामकरण करता है आर्य सेना। सबसे बड़ी बात कि कूटनीति का विशारद चाणक्य आर्य सेना की पताका थमाता है उस नवजुवती को जिसका सगा भाई
राष्ट्रद्रोही। वह सिंधु नरेश की बेटी अर्थात अंबिक की सगी बहन अलका को आर्य पताका थमाता है और यह कहता है कि इस आर्य पताका को लेकर के तुम उस क्षेत्रों में जाओ जहां पर सिकंदर की सेना ने कब्जा किया है, लोगों को लूटा है, धन संपत्ति को लूटा है, खेतों को बर्बाद किया है, नवयुवतियों का शीलहरण किया है, और उनको जागृत करो कि तुम्हारा जो राजकुमार है वह राष्ट्रद्रोही है, तुम्हें इसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। और हमारा नेता चंद्रगुप्त है और उसकी सेना में हम लोग एकजुट होकर के सहयोग करें। आचार्य चाणक्य का प्रयास यह है कि जो हमारी कंबाइंड फोर्स होगी उसमें सबका सहयोग होना चाहिए, और इस सहयोग के लिए अपने विरोधियों को भी आजमाने में वह चूकता नहीं है। यही कारण है कि अपने धुर विरोधी राक्षस को, जो चाहता है कि मैं महामात्य बनूं मगध राज्य का, उसे वह अपना सगा बहनोई बना लेता है। जो नायिका कुसुमपुर की है, सुवासिनी, अत्यंत सुंदरी है, वह प्रेम भी करती है चाणक्य से, और चाणक्य से प्रेम करने के बाद वह चाहती है कि मेरा इससे विवाह होगा। लेकिन जब जान जाता है चाणक्य कि सुवासिनी को राक्षस चाहता है और राक्षस की तीक्ष्ण बुद्धि यदि भारत की संप्रभुता के साथ जुड़ जाए तो हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा, सबल हो जाएगा, और इसके लिए वह एकमात्र रास्ता ढूंढता है कि यदि मैं सुवासिनी का संबंध स्थापित करा दूं राक्षस से, तो कदाचित वह स्वीकार कर लेगा। स्थिति यही होती है कि वह सुवासिनी से कहता है कि सुवासिनी तू हमारी प्रेमिका है ना। सुवासिनी कहती है कि जी हाँ, मैं जो कहूँगा उसका पालन करोगी। वो कहती है कि जी हाँ। तो एक काम करो, तुम इस राष्ट्र के लिए मेरा परित्याग कर दो। आज तक तुम्हारी प्रेमिका थी और आज से मेरी तुम बहन बन जाओ, और हम आर्य सेना के एक सिपाही बन करके सिकंदर को परास्त करने का सद प्रयास करें। सुवासिनी आश्चर्यचकित हो जाती है कि विष्णुगुप्त तुम इतने क्रूर हो सकते हो, इसका मुझे विश्वास नहीं है। अरे तू अपनी प्रेमिका को छोड़ सकते हो? चाणक्य उत्तर देता है कि मैं राष्ट्र के लिए किसी का भी परित्याग कर सकता हूं, मुझे राष्ट्र दिखाई पड़ता है, व्यक्तिगत संबंध नहीं। तू हमारी आज के बाद बहन बन जा और जैसे हो राक्षस को अपने पक्ष में कर। वह सिंहरण को, चंद्रगुप्त को, यहां तक कि अलका को विभिन्न वेशों में, कहीं नाग जट जटिन के रूप में, कहीं जादूगर जादूगरनी के रूप में, कहीं कथावाचक के रूप में, बहुत से पात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाता है कि आप वहां की जो आम जनता है
उसको बताएं कि जो तुम्हारा राजा है अर्थात राजकुमार है आम्भिक, वह राष्ट्रद्रोही है। वह चाहता है कि आर्यावर्त सिकंदर के कब्जे में हो जाए, और इस प्रकार से अभी जो तुम्हारे साथ व्यवहार हो रहा है, यदि संपूर्ण आर्यावर्त उसके हाथ में चला गया तो सबकी दुस्सह स्थिति हो जाएगी। और आम जनता इसका विरोध करती है, कहती कि नहीं ठीक है। तो चाणक्य का यह भी प्रयास है कि क्षणिक समय के लिए जो हमारा आम्भिक है राष्ट्रद्रोही बन गया है, क्यों नहीं उसको भी हम राष्ट्र प्रेमी बना दें। और राष्ट्र प्रेमी बनाने के लिए उससे वह एक बार मिलता है, कहता है कि तुम आर्य सेना में शामिल क्यों नहीं हो जाते। तो वह कहता है कि जो भी हो, मैं चंद्रगुप्त के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त हमारा विरोधी है। कहा कि रे चंद्रगुप्त का यहां पर प्रश्न नहीं है, प्रश्न है आर्यावर्त का। और तुम यदि चाहोगे तो आर्य सेना में सम्मिलित होकर के आर्यावर्त का कल्याण कर सकोगे। और हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, श्रृंग प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ऐसा गीत अलका गाती है। उसके हाथ में आर्य पताका है। एक झुरमुट से चाणक्य अंभिक को दिखाता है कि देखो कि वह कौन है नायिका जो आर्य पताका लेकर कहती, यह गीत गा रही है, राष्ट्रगान कर रही है। तो कहता है कि ये तो अलका है, हमारी बहन है। तो वही कहता है कि क्यों नहीं तुम इसके साथ हो जाते हो। अंत में अंभिक भी उसके साथ, उस आर्य पताका के साथ हो जाता है, आर्य सेना के साथ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो चाणक्य की कूटनीति है वह सिकंदर के सेना शिविर में भी प्रवेश कर जाती है। जिस समय सिकंदर आक्रमण करने वाला है पंजाब को जीतने के बाद, उस समय अलका निवेदन करती है कि गुरुदेव, जो यह दुष्ट सिकंदर है वह आक्रमण हम पर कर रहा है, तो ऐसा कीजिए कि जो संयुक्त वाहिनी है उसमें हमारी जो महिलाएं हैं, इस राष्ट्र की बेटियां हैं, बहुएं हैं, वे सभी सिकंदर पर आक्रमण करेंगी, सबसे आगे हम रहेंगी। और हम देखना चाहते हैं कि उसके पास कितनी क्षमता है। स्थिति यह होती है, सिकंदर युद्ध करता है और उस युद्ध में अलका का एक तीक्ष्ण बाण सिकंदर की छाती में लगता है, सिकंदर गिर पड़ता है। उसका सेनापति सेल्यूकस बार बार समझाता है कि आप स्वस्थ हो जाएं, पुनः इस राष्ट्र पर हमारा आक्रमण होगा। सिकंदर कहता है कि जिस राष्ट्र की महिलाएं अपनी पीठ पर बच्चों को लेकर के युद्ध कर सकती हैं, तो वह राष्ट्र कभी परास्त नहीं हो सकता। मैं इस राष्ट्र की भूमि का नमन करता हूं, इन महिलाओं का नमन करता हूं जिन्होंने हमारे अभेद्य कवच को छेद करके हमारी छाती में बाण मारा है। सिकंदर परास्त घायल होकर के लौट जाता है, लेकिन उसका सेनापति सेल्यूकस
भारत में ही रह जाता है। सेल्यूकस का प्रयास है कि हमारे राजा ने भले यह कार्य नहीं किया, लेकिन मैं आर्यावर्त को परास्त करूंगा। इसके पहले एक दांडयान नाम के ऋषि हैं, जिनके पास सिकंदर अपने दूत एनिसाक्रिटिस को भेजता है और ये कहता है कि जाकर के उस ब्राह्मण से आशीर्वाद ले लो कि हम इस देश को परास्त कर सकें। एनिसाक्रिटिस पहुंचता है, वो कहता है कि आप आशीर्वाद दीजिए आर्यावर्त पर विजय प्राप्त करने का। हमारे राजा जो सिकंदर हैं आपके दर्शन के लिए आएंगे जब भारत पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दांडयान का कहना है कि अभी तुम्हारा राजा झेलम भी पार नहीं किया है और आर्यावर्त को कब्जा में करने का ख्वाब देख रहा है। यदि वह आगे बढ़ा तो परास्त होगा। मैं कह रहा हूं कि यदि उसे विजयी होना है तो मानवता का प्रयोग करे, किसी राष्ट्र पर आक्रमण करके वह विजयी नहीं हो सकता। तो वहां पर दांडयान भी कहता है, वो अंत में कहता है कि यदि आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो हमारे राजा आपको दंड देंगे। दांडयान स्वाभिमान के सहता है कि जो व्यक्ति जिस चीज को दे नहीं सकता उसे लेने का ख्वाब कैसे देखता है। तुम्हारा राजा हमारा जीवन नहीं दे सकता, मेरा जीवन उसने नहीं दिया, तो हमारे प्राण कैसे ले सकता है। जानते हो इस पवन पर उसका अधिकार है। मैं पवन को ग्रहण करता हूं श्वास के माध्यम से, झरनों के जल को पीता हूं, नदियों के जल को पीता हूं, इस पर तुम्हारे राजा का कोई अधिकार नहीं। आकाश में शयन करता हूं, इस आकाश पर तुम्हारे राजा का अधिकार नहीं है। और प्राण हमें भगवान ने दिया है, वही ले सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। और कह दो तुम्हारा राजा यदि आगे बढ़ा तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। और देखो यह जो मगध का भावी सम्राट है वह तुम्हारे समक्ष बैठा हुआ है। तो ऐसी बातों के द्वारा जयशंकर प्रसाद ने यह प्रयास किया है कि भारत में एकजुटता होनी चाहिए। यह भारत किसी जाति का नहीं है। जैसा चाणक्य ने कहा है कि मागध का मालव का यहाँ पर प्रश्न नहीं है, यहाँ पर आर्यावर्त का प्रश्न है। और जब तक हम लोग मागध और मालव का प्रश्न उठाते रहेंगे तब तक हमारा राष्ट्र पराजित होता रहेगा। एक और राष्ट्रीय भावना का सद प्रयास करता है चाणक्य कि सिकंदर की बेटी कार्नेलिया को वह दांडयान ऋषि के आश्रम में अपने गुरुकुल में आने की अनुमति प्रदान करता है। चंद्रगुप्त जो आर्यावर्त का भावी सम्राट है, उस चंद्रगुप्त का संबंध धीरे धीरे कार्नेलिया के साथ जुड़ता है। दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते हुए एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और वह कार्नेलिया जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, वह भारतीय धर्म दर्शन और संस्कृति से इतनी प्रभावित हो गई है कि उसे लगता है कि हमारे पिताजी भारत पर आक्रमण करने का जो स्वप्न देख रहे हैं यह उचित नहीं है। उन्हें समझाने का प्रयास करती है, समझाती है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक समय
ऐसा भी होता है कि चंद्रगुप्त जंगल में शिकार करने के बाद थक करके सोया हुआ है, एक शेर उसके पास आता है हमला करने के लिए, और सेल्यूकस दूर से देख रहा है। सेल्यूकस उस शेर पर बाण का प्रहार करता है और शेर मारा जाता है। चंद्रगुप्त जगता है और वह कृतज्ञता ज्ञापित करता है सेल्यूकस के प्रति कि आपने जो हमारे प्रति उपकार किया है, हमारी जीवन रक्षा की है, समय आने दीजिए, मैं आपका प्रत्युपकार जरूर लौटाऊंगा। और जिस समय सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का युद्ध होता है, आर्यावर्त की सेना का युद्ध होता है जिसका नेतृत्व चंद्रगुप्त कर रहा है, उस समय सेल्यूकस हार जाता है और आत्मसमर्पण करने के लिए सिर झुकाए हुए है। उस समय चंद्रगुप्त कहता है कि एक बार आपने हमारी जीवन रक्षा की है, आज मैं आपकी जीवन रक्षा कर रहा हूं, आप हमारे बंदी नहीं हैं, आप हमारे साथ चलें। जो ही कार्नेलिया अपने पिता को देखती है सिर झुकाए हुए, चंद्रगुप्त के प्रति उसका थोड़ा जो पहले ममत्व था वह कम हो जाता। कहता है कि आपने हमारे पिता को बंदी बनाया है। चंद्रगुप्त कहता है कि जी नहीं, आपके पिता स्वतंत्र हैं, इनके हाथ मुक्त हैं, इन्होंने हमें मदद की थी, मैंने इनकी जीवन रक्षा की है। चाणक्य उस समय सेल्यूकस के पास आता है, कहता है कि भारत और आपके राष्ट्र के बीच में कई बार युद्ध हो सकता है, क्यों नहीं इस युद्ध को दूर करने का हम लोग प्रयास करें, ऐसा संबंध जोड़ दिया जाए जिसके चलते भविष्य में कभी कोई युद्ध ही नहीं हो। सेल्यूकस सोचता है कि आखिर क्या ये प्रस्ताव रखेंगे, ताकि यदि ऐसा होगा तो मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, संभव होगा। ताकि आपसे संभव है तो कहते क्या? यह कहता है कि मैं भारत का ब्राह्मण हूं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी कार्नेलिया का दान हमारे भावी सम्राट चंद्रगुप्त के हाथों कर दें। सेल्यूकस कहता है कि इसका यदि अभिमत होगा तब ना। कार्नेलिया मुस्कुरा करके सिर झुका लेती है और वह मौनम स्वीकार लक्षणम के अनुसार चंद्रगुप्त की धर्मपत्नी बनती है। एक आक्रमणकारी सेनापति की सुपुत्री भारत की राजवधू बनती है। यह चंद्रगुप्त नाटक की राष्ट्रीय भावना का श्रेष्ठ उदाहरण है। सबसे बड़ी बात कि जो चाणक्य है वह नीति का नियामक ही नहीं, कूटनीति का ज्ञाता ही नहीं, बल्कि एक सैन्य कार्य विशेषज्ञ भी है। वह चाहता है कि मैं सिकंदर की सेना के भीतर प्रवेश करके यह पता करूं कि आखिर उसकी व्यूह रचना कैसी है, और इस व्यूह रचना की जानकारी के लिए वह जानता है कि वह एक भारतीय ब्राह्मण को खोज रहा है, जिसके चलते उस ब्राह्मण से ज्ञान, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके भारत पर आक्रमण ही नहीं करे बल्कि विजय भी प्राप्त करे।
अपने दूत से कहता है चाणक्य कि मैं उसके शिविर में प्रवेश करना चाहता हूं, और शिविर में प्रवेश करने के लिए उसके द्वारपाल से कहता है कि मैं आपके राजा सिकंदर से मिलना चाहता हूं, इसलिए कि वह एक भारतीय ब्राह्मण की खोज कर रहे हैं। वह सिकंदर से मिलता है। वो कहता है कि मैं सभी विद्याओं का ज्ञाता हूं, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, षडशास्त्र इत्यादि का जानकार हूं। और उस मिलने के क्रम में ही वह यह कहता है, अपनी व्यूह रचना के द्वारा यह नियंत्रित कर देता है कि सिकंदर के जो 4 मुख्य द्वार हैं शिविर पर, चारों तरफ से एक साथ आक्रमण किया जाए, जिसके चलते उसकी सेना संघर्ष करने का भी सुअवसर प्राप्त नहीं कर सके। और यह उस बीच में प्रवेश करता है। आर्य सेना चारों तरफ से आक्रमण करती है, और आक्रमण के पश्चात सिकंदर की सेना में भगदड़ मच जाती है, और पूरे रहस्य को लेकर के चाणक्य बाहर आ जाता है। कुछ मामले में जो चाणक्य की नीति है वो राष्ट्रीय तो है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों की दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। वह मंदाकिनी को, जो चंद्रगुप्त की प्रेमिका है, यह चाहता है कि राक्षस नाम का पात्र जो चंद्रगुप्त को मारना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है, उस राक्षस को पकड़ा जाए, जीते जी पकड़ा जाए, और उस कार्य में चंद्रगुप्त की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शयन कक्ष में सुला दिया जाए। और इसके लिए वह स्वयं मंदाकिनी से आग्रह करता है कि क्या तुम चंद्रगुप्त से प्रेम करती हो। मंदाकिनी कहती कि जी गुरुदेव, उसके लिए जीवन दान कर सकती हो। कहती है कि जी गुरुदेव, मैं सब कुछ त्याग कर सकती हूं उनके लिए। तो वो कहता है कि देखो, जो तुम्हारा राजा है, तुम्हारा भावी पति है चंद्रगुप्त, उसकी हत्या करने के लिए राक्षस और उसके अन्य सैनिक आने वाले हैं। ऐसा करो कि तू चंद्रगुप्त का वस्त्र पहन करके उसके सैन्य कक्ष में सो जाओ, जिसके चलते जो आक्रमणकारी आएंगे उन्हें पकड़ा जा सकेगा और उनकी नीति भी असफल हो जाएगी। स्थिति यही होती है कि मंदाकिनी सोई हुई है, चंद्रगुप्त के वस्त्र को पहन करके। उसी समय राक्षस और उसके विश्वासपात्र सैनिक प्रवेश करते हैं उस कक्ष में। मंदाकिनी चूंकि चंद्रगुप्त का वस्त्र पहन करके सोई हुई है, मंदाकिनी की हत्या करते हैं, और चाणक्य के सैनिक और चंद्रगुप्त के सैनिक उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। राक्षस बंदी बना लिया जाता है। विश्वासघाती सैनिक नजरबंद हो जाते हैं, और स्थिति यह होती है कि उस परिस्थिति में चाणक्य की दुर्नीति यह काम करती है कि जो विरोधिनी थी मंदाकिनी,
वह दूर हो जाती है और राष्ट्र के विद्रोही तत्व गिरफ्तार हो जाते हैं। यदि इसको चंद्रगुप्त की राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीयता से अलग होकर के देखा जाए तो एक प्रेमिका की यहाँ पर हत्या करवाई गई है, लेकिन यह हत्या राष्ट्र हित में हुई है। यह व्यक्ति हित में भले न हो, लेकिन राष्ट्र हित में हुई है। और चंद्रगुप्त जैसे अन्य नाटकों में भी जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसा सद प्रयास किया है। जब सिकंदर और शल्युकश पर विजय होती है भारतीय आर्य सेना की, चंद्रगुप्त के पिता चाहते हैं कि हम एक राज उत्सव मनाएं, और उस राज उत्सव मनाने के लिए वे बाध्य करते हैं चाणक्य को। चाणक्य कहता है कि नहीं, अभी हम राज उत्सव मनाने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। स्थिति यह होती है कि चंद्रगुप्त के पिता क्षुब्ध हो जाते हैं कि यह कैसा ब्राह्मण है जो हमारे व्यक्तिगत कार्य में भी अड़ंगा डाल रहा है। मेरा बेटा प्रमुख बना हुआ है और उसका स्वागत सम्मान भी करने नहीं देता। मूल बात यह है कि वह जानता है कि राक्षस आक्रमण करेगा ही, उसमें चंद्रगुप्त का वध भी हो सकता है, और उस दृश्य को बचाने के लिए वह मंदाकिनी वाले प्रसंग को रखता है। एक बार वह रुष्ट होकर के चल भी देता है, चूंकि चंद्रगुप्त भी खिन्न हो जाता है कि गुरुजी आप हमारे पिताजी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। चाणक्य कहता कि ठीक है, जो मन में आए सो करो, मैं अब चलता हूं। चंद्रगुप्त बनावटी खींच के कारण निकल जाता है। खींच उसकी मूलता है नहीं, वो तो अपनी रणनीति में सफलता की कामना करता है, प्रयास करता है कि सफलता हमें मिले। और इसी बीच में शल्युकस का आक्रमण हो जाता है, लेकिन दूर रह करके भी चाणक्य सिंहरण जैसे अपने प्रिय शिष्य को निर्देश देता है कि तुम संयुक्त वाहिनी को लेकर के, मालव वीरों को लेकर के पहुंचो और चंद्रगुप्त की सहायता करो। चूंकि चंद्रगुप्त अकेला पड़ा है, उसको लगता है कि हमारे गुरुजी हमसे नाराज होकर के चले गए हैं, लेकिन क्या करूं, अकेले तो लड़ना ही है। और युद्ध क्षेत्र में जब वह प्रवेश करता है तो देखता है कि सिंहरण हमारी सहायता के लिए आ रहा है। वह पूछता है कि तुमको किसने भेजा है? कहता है कि आचार्य चाणक्य है। आचार्य चाणक्य तो हमसे क्षुब्ध थे, हमसे अलग होकर के चले गए थे। वो कहता है कि राष्ट्रीय हित में आचार्य चाणक्य कभी भी क्षुब्ध होने वाले नहीं। यह उनकी नीति है, जिसके चलते जो आक्रमणकारी है यह समझ जाएं कि आर्य सेना टूट चुकी है, अब इसे आसानी से पराजित किया जा सकता है। और ऐसा ही हुआ है। यही कारण है कि उसमें सेल्यूकस परास्त होता है। सेल्यूकस के परास्त होने के पश्चात जो मैंने पहले बताया है कि निवेदन करता है चाणक्य सेल्यूकस से कि भारत और आपके राष्ट्र के बीच में कभी युद्ध नहीं हो, इसके लिए एक सदप्रयास होना चाहिए।
और यह सत्प्रयास होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ, आप अपनी पुत्री का कन्यादान हमारे भावी सम्राट चंद्रगुप्त के लिए कर दें। और जिस समय वह दान करता है, स्वीकृति करता है सेल्यूकस, उसी समय चाणक्य अपने विरोधी राक्षस से कहता है, आइए आप इस राज्य के महामात्य का पद स्वीकार करें। आपका हमसे विरोध मात्र इसी लिए था ना, आपको शंका थी कि मैं महामात्य बनने वाला हूं, मुझे यह पद नहीं चाहिए, आप इस महामात्य के पद पर सुशोभित हो। उसके बाद अपनी पूर्व प्रेमिका सुवासिनी को बुलाता है कि बहन आओ। सुवासिनी आती है। सुवासिनी और राक्षस का वह एक साथ पाणी ग्रहण कराता है। कहता है कि हमारे आप बहनोई हैं और मैं आपको क्या निर्धन व्यक्ति दान कर सकूं, यह हमारी बहन है, इसे आप स्वीकार करें। राक्षस आश्चर्यचकित रहता है। वह चाणक्य को देखता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वह सोचता है कि मैंने जो भी विरोध किया है, संघर्ष किया है, वह सुवासिनी और महामात्य के पद की प्राप्ति के लिए। और ऐसा यह विचित्र ब्राह्मण है कि जो महामात्य का पद इसको मिल रहा था, निर्विरोध रूप से मिल रहा था, वो भी हमें दान कर रहा है। अपनी प्रेमिका सुवासिनी को आर्यावर्त के हित में हमें अंकशायनी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जबकि मूल विरोध दो ही पक्षों के कारण था। इसलिए कि राक्षस चाहता था कि सुवासिनी से मैं प्रेम करूं, वह मेरी धर्मपत्नी हो। दूसरा कि मगध का महामात्य, भावी महामात्य मैं बनूं, और दोनों ही क्षेत्रों में वह चाणक्य को अपना विरोधी मानता था। चूंकि चाणक्य युद्ध का नियामक था, गुरु था, इसलिए उसको चिंता यही थी कि यही सब कुछ करवा रहा है, इसे ही श्रेय मिल रहा है, और इस कारण वह उनसे अलग था। लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है कि उस चंद्रगुप्त के भावी महामत चाणक्य अपने पद का परित्याग करता है राष्ट्रहित में, और जो राष्ट्रद्रोही था राक्षस, उसे प्रिय राष्ट्रभक्त बनाता है, अच्छा पद देता है और अपने सन्यासी बन जाता है। सबसे बड़ी बात कि जो चंद्रगुप्त के पिता पहले क्षुब्ध थे कि हमारे पारिवारिक संबंध में भी अड़ंगा लगाते हैं आचार्य चाणक्य, ये उचित नहीं है, उनसे वह इस नाटक के अंत में कहता है कि अब आपको क्या चाहिए। आपका बेटा मगध का या आर्यावर्त का सम्राट बन चुका है, आपकी राजवधू कार्नेलिया साम्राज्ञी बनने जा रही। अब आपका औचित्य ही क्या है, इसलिए लीजिए कौपीन वस्त्र, गैरिक वस्त्र,
मैं भी सन्यासी बनूं और हमारे साथ आप भी सन्यासी बने। यह चाणक्य का महात्याग, एक व्यक्ति का महात्याग चंद्रगुप्त नाटक का आधार है, जो राष्ट्रीय हित में है, आर्यावर्त की संप्रभुता के लिए, आर्यावर्त की एकजुटता के लिए, जातीयता, क्षत्रियता इत्यादि का विनाश आवश्यक है। मगध और मालव या सिंध के बीच में जो पहले विरोध था, जातीय विरोध, क्षेत्रीय विरोध, उस विरोध का शमन आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में होता है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का महत्व कितना है, यह चंद्रगुप्त नाटक में दिखाई पड़ता है। जो कार्नेलिया एक आक्रमणकारी सेनापति की सुपुत्री है, वह अपने गुरु के द्वारा दिए गए भारत से संबद्ध राष्ट्रीय गीत को कंठस्थ कर रही है, और वह गीत है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मेलता एक सहारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो यह जो गीत है एक विदेशी नायिका के द्वारा गाया गया है, लेकिन मूलतः यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और आदर्श की अभिव्यक्ति करने वाला है। और एक विदेशी महिला इसका गान कर रही है, और यह गान करा करके चाणक्य यह चाहता है कि यह भारत की राजवधू बने। ऐसी कूटनीति और राष्ट्रीय हित में जिस प्रकार से चाणक्य ने की है, और जिस प्रकार की उसकी योजना नाटककार जयशंकर प्रसाद ने की है, ऐसा और कहीं भी दृश्य उपलब्ध नहीं है। यह विशिष्ट प्रसंग है कि जो घोषणा करता है राष्ट्र का भावी अमात्य कि मैं आर्यावर्त की संप्रभुता के लिए, एकजुटता के लिए किसी का भी परित्याग कर सकता हूं, किसी को भी छोड़ सकता हूं, और जो अपने शिष्यों को मात्र राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देता है। जिस समय प्रारंभिक दृश्य में चंद्रगुप्त और सिंहरण अपने अपने प्रसंग में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ बोलते हैं, अंभिक के विरोध में कुछ बोलते हैं। अंभिक डराना चाहता है कि आप हमारे क्षेत्र में आकर के हमारे विरोध में बोल नहीं सकते हैं। वहां पर चाणक्य के शिष्य सिंहरण और चंद्रगुप्त यह कहते हैं कि गुरुकुल में गुरु के आदेश को ही पालन करने के लिए बाध्यता होती है। राजा या राजकुमार का आदेश गुरुकुल की सीमा में प्रवेश नहीं करता। सिंहरण चुनौती देता है। अंभिक वहां से दूर हो जाता है। उसके बाद प्रसन्न होकर के चाणक्य यह कहते हैं कि आज के बाद हमारे देश में
न तो कोई राष्ट्रद्रोही रहे और न हमारा देश पराजित हो। इसके लिए सभी शिष्य आचार्य चाणक्य की जय का उच्चारण करते हैं। चाणक्य तत्काल बंद करवाता है, कहा कि नहीं, किसी व्यक्ति की जयकार नहीं होनी चाहिए। यदि जयकार करनी है तो आर्यावर्त की जय होनी चाहिए। यह राष्ट्रीयता की भावना है। आजकल जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं वे आर्यावर्त की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम की जगह किसी पात्र विशेष का जयगान करते हैं, जो उचित नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक उनके इस अभिमत का विरोध करता है। इसके जितने भी पाठक हैं यह सोच लें कि चंद्रगुप्त नाटक जैसी राष्ट्रीयता की भावना अन्य किसी नाटक में संभव नहीं है। मैं अपने विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूं कि आप चंद्रगुप्त नाटक का अध्ययन करें, उसके प्रत्येक पात्रों के चारित्रिक वैशिष्ट्य का विश्लेषण करें, तब आपको पता चलेगा कि आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से विश्व विजयी होने का स्वप्न देखने वाले सिकंदर और उसके सेनापति को परास्त कराने का प्रयास किया है। जितने राष्ट्रद्रोही थे वे सभी अंत में राष्ट्रभक्त बन जाते हैं। आंभिक आर्य पताका के साथ हो जाता है। विरोधी राक्षस जो खल पात्र है बाद में वही आर्यावर्त का महामात्य बनता है और आक्रमणकारी सेनापति की बेटी भारत की राजवधू बनती है। और इस प्रकार भारत की जो आर्य पताका है वह इस रूप में फहरती है कि कई वर्षों तक इसकी एकता पूर्णतः कायम रहती है। मैं चाहता हूं कि चंद्रगुप्त नाटक का आप अध्ययन और राष्ट्रीय दृष्टि से करें, इसके अनुकूल भारतीयों का चरित्र सुगठित करने का प्रयास करें। हमारा देश पुनः आदर्श देश बन सकता है। इसकी जो खंडित सीमाएं हैं वे पुनः जुट सकती हैं। हमारा व्यक्तिगत कुछ भी विचार है वह विचार राष्ट्रीय विचार के समक्ष न्यून होना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। और वर्तमान परिस्थिति में पुनः लॉकडाउन हो गया है आज से नवादा जिला में। अब जो बाध्यता है कि हम और आप दूर रह करके ही अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऐसे व्याख्यानों को सुन करके लाभ उठाएं, जिसके चलते आगामी परीक्षा में अधिक अंक मिल सके। धन्यवाद।